नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी क्विज चल रही थी, उसके अंदर हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को कर लिए हैं और 2 वीडियो लाइव हैं, पार्ट नंबर 16 और 21, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल के बाद आपकी नेशनल एग्ज़ाम की भी क्विज होगी। ये ध्यान रखें आप, यदि आप स्टेट लेवल पे जीतते हो तो आपकी एग्ज़ाम जो अगली क्विज होगी वो नेशनल राष्ट्रीय लेवल पर होगी। ठीक है, तो इसमें आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें और इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें और जो भी क्विज डाली जाती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उन सबको आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करके उनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, और आपको मैंने जितना पढ़ा दिया है उसका एक टेस्ट भी जारी करूँगा मैं, तो उसमें मुझे ये बताएं आप कि क्या उस टेस्ट को लूँ या नहीं लूँ। इसके बारे में भी इस वीडियो में आप मुझे कमेंट्स करेंगे। ठीक है, अब है वित्तीय साक्षरता क्विज। स्टार्ट करते हैं इसकी। पहला प्रश्न आज का इस क्विज का, किस देश का सेंट्रल बैंक से निपटता नहीं है? ठीक है, तो किसका नहीं निपटता? ये है सार्वजनिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न इसका वो है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के बिल पर छूट देता है। तो वह केंद्रीय बैंक जो वाणिज्य दरों पर छूट देता है वह है बैंक दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को अंधाधुंध प्रभावित करता है। नियंत्रण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को अंधाधुंध जो प्रभावित करता है वो है मात्रात्मक रूप से वो अंधाधुंध प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का उद्देश्य नहीं है? तो आरबीआई का उद्देश्य कौन सा नहीं है? वो है आर्थिक स्थिरता, मुद्रा जारी करना होता है, जनता को ऋण नहीं देना। जनता को ऋण कौन देती है? बैंक, और आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वित्तीय बाजारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? जो वित्तीय बाजार होते हैं उनके बारे में देखो कौन सा दावा सही है। ये पैसे बचाने वाले परिवारों और इनके निवेश करने वाले व्यवसायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे धन के हस्तांतरण की सुविधा देकर बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने पास उपलब्ध धन को अपने सबसे लाभदायक निवेश विकल्प में निवेश करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य है? तो वित्तीय बाजार का जो कार्य है वह है मूल्य निर्धारण करना, वित्तीय परिसंपत्ति को तरलता प्रदान करना, बजट जुटाना, बचत जुटाना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीटली ध्यान रखें और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का बता रहा हूँ मैं पूरी तरह से। स्टेट लेवल का अब तक लगभग 20 वीडियो 20 से 22 तक में लगभग मैंने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का काफ़ी कवर हो चुका है। अब ये आगे का जैसे भी होता है डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का दोनों का इसके अंदर शामिल हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है? प्रतिभूति का मूल्य निर्धारण करना, कंपनियों का संचालन, लेन देन की लागत कम करना और बचत जुटाना। तो ये है इसका कंपनियों का संचालन करना, ये इसका कार्य नहीं है वित्तीय बाजार का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख घटक है? तो प्रमुख घटक कौन सा है? वो है वित्तीय संस्थान, वित्तीय प्रतिभूति, वित्तीय बाजार और ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वित्तीय बाजार के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें बाजार जोखिम कम होता है, ये विशिष्ट क्षेत्र में स्थित होते हैं, अल्पकालीन व असुरक्षित ऋण उत्पादनों में लौटे, अल्पकालीन असुरक्षित उत्पादों में सौदे, जिन उपकरणों का कारोबार किया जाता है वो काफ़ी तरल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, यह विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित होते हैं, ये कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। कॉल मनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा
सही नहीं है? कौन सा दावा सही नहीं है? तो ये है, मैं आपको सीधा इसमें आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है, इसका कॉल दर एवं अन्य अल्पकालीन मुद्रा बाजार उत्पादनों का सीधा संबंध है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ASWN लिमिटेड 1,25,000 रुपये में ट्रेजरी बिल खरीदना चाहती है। यह फंड अधिकतम कितनी संख्या में ट्रेजरी बिल खरीदा जा सकता है? ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऐसे, ठीक है। इसमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 5 नंबर, सी आंसर। अगला है, यह अल्पकालीन फंडों के लिए एक बाजार में 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ मौद्रिक परिसंपत्तियों का सौदा करता है। तो ये जो करता है वह करता है मुद्रा बाजार। ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है मोस्ट। मुद्रा बाजार मौद्रिक परिसंपत्तियों का जो करता है, फंडों का। अगला है, ट्रेजरी बिल जारी किए जाता है। वेरी वेरी मोस्ट। आपको पता है ट्रेजरी क्या होता है? जहाँ से जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन सब की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन सब की सैलरी जो बनती है, सैलरी बनती है, किसी की स्कॉलरशिप बनती है, सब यहाँ से होती है ट्रेजरी, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इन सब के लिए जो बिल पास जारी किया जाता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़े और क्रेडिट योग्य उद्यमों के लिए इसका उपयोग बैंक उधार के विकल्प के रूप में किया जाता है। वास्तव में ये क्या है? ठीक है, तो यह होता है बेटा वाणिज्य पत्र। अगला प्रश्न, यह एक तरीका है जिसके द्वारा बैंक अपने नकद आरक्षित अनुपात को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए एक दूसरे को उधार लेते हैं। तो यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बैंक अपने नकद आरक्षित अनुपात को नियंत्रित रखने के लिए एक दूसरे को उधार लेते हैं। तो ये कहलाता है कॉल मनी। एक दूसरे को उधार लेना कहलाता है कॉल मनी। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे कॉल मनी दर बढ़ती है वित्त पोषण के अन्य सभी जैसे वाणिज्य पत्र और जमा प्रमाण पत्र बन जाते हैं। तो कॉल दरें जैसे बढ़ती हैं तो ये कम महंगा बनता जाता है। तो ये ध्यान रखो, कॉल मनी दरें बढ़ेंगी तो ये कम होगा उल्टा। अगला प्रश्न है, RBI, थोड़ा सा ध्यान रखें RBI के बारे में। RBI ने नमन को एक वित्तीय संपत्ति बेची। ये एक उदाहरण है और ऐसे प्रश्न आपको स्टेट लेवल पर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन समझने की कोशिश करें आप। RBI ने नमन को एक वित्तीय संपत्ति बेची। यह वित्तीय संपत्ति एक अल्पकालीन उधार साधन है। उसने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि वह जोखिम नहीं लेना चाहता, गारंटी शुदा मुनाफा चाहता है। वचन पत्र एक प्रकार का वित्तीय साधन है। यह अत्यंत तरल पदार्थ है। जीरो कूपन ब्रांड इस उपकरण का दूसरा नाम है। इस यंत्र पर T65 अंकित है। ये बात थी। अब इसमें प्रश्न पूछा है आपसे, उपरोक्त उदाहरण में किस वित्तीय परिसंपत्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो परिसंपत्ति का उल्लेख किया गया है वो किया गया है यहाँ पर ट्रेजरी बिल का, ठीक है। ये आप आंसर लिखेंगे इसका बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय RBI यह उपकरण किसकी ओर से जारी किया जाता है? द्वितीय RBI की बात कर रहा है ये, और ये उपकरण किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, तृतीय वह न्यूनतम राशि क्या है जिस पर उपकरण खरीदा जा सकता है? ध्यान रखो, तृतीय तो वह राशि होती है 25,000 रुपये, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूंजी बाजार के बारे में, तो इसमें देखो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ समय नहीं लेते हुए। धन के केवल सीमित समय के लिए जुटाया जाता है, ये बात गलत है। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार बना है, तो पूंजी बाजार किसके लिए बना है? विकास बैंक के लिए, वाणिज्य बैंक के लिए और स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो ये हो गया उपरोक्त सभी, डी आंसर। तो ये हमारी आज की क्विज कंप्लीट होती है, ठीक है दोस्तों। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्विज में। और जितनी भी क्विज हो चुकी हैं उन सब में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सभी का रिवीजन करते हुए कार्य करना है, ठीक है। और एक तो ये है सोम,
आपको याद है कि एक तो सोम और शुभम, पूर्वा, ये पूर्वा चक्रवर्ती है। इसके अलावा रिया है। ये काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया बहुत ज़्यादा। दीपक, इसके अलावा गौरव, ये सभी अच्छे हैं और इन सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या है, इनका स्टेट लेवल के बाद ये नेशनल लेवल तक जाएंगे। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छी मेहनत करें और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।